अगर कोई आदमी 10 साल से ऊपर तंबाकू सेवन या सिगरेट हर दिन 15 से ऊपर ले रहा है, तो ये 10 साल के अंदर किसी भी फॉर्म का कैंसर बन सकता है। मतलब एक दिन में कितना सिगरेट अगर वो पी जाता है तो वो नॉर्मल माना जा सकता है? कैंसर एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के आदमी किसी को भी हो सकता है। हालांकि मुंह गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैंक्रियास की ग्रंथि का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, लिंग का कैंसर, ये सब कैंसर तंबाकू से संबंधित है। मेरे गांव में कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि बोलते हैं कि मैं तो भाई पिछले 40 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, पिछले 50 साल से बीड़ी पी रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब कैसे ये हो गया सर, सिर्फ 10 से 15 साल में कैंसर होने लगा है? तंबाकू सिर्फ कैंसर ही नहीं, दूसरी बीमारियां भी कर रहा है। क्या आप भी तंबाकू खाने या फिर सिगरेट पीने को कूल समझते हैं? तो यकीन मानिए, आप कूल नहीं, आप सबसे बड़े फूल हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल मेहता सर। डॉक्टर साहब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर विशेषज्ञ को कहा जाता है। और आज हम कैंसर पर ही जुड़े कई कई सारे सवाल हम सर से पूछेंगे, जो हो सकता है आपके भी उनमें से एक सवाल हो। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, तो हम इस सवाल से शुरू करते हैं कि अगर कोई तंबाकू खाता हो या फिर सिगरेट पीता हो, सिगरेट बीड़ी का सेवन करता हो, तो कितने सालों तक सेवन करने के बाद उसमें कैंसर के लक्षण दिख सकते हैं या फिर उसे कैंसर हो सकता है? देखिए, तंबाकू एक ऐसी चीज है, उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, स्मोक टोबैको और स्मोकलेस टोबैको। स्मोक टोबैको की बात करें तो उसमें सिगरेट और बीड़ी आती है। स्मोकलेस टोबैको की बात करें तो उसमें गुटखा, सुपारी, तंबाकू, मशरी, इनका सेवन आता है। अगर कोई आदमी 10 साल से ऊपर तंबाकू सेवन या सिगरेट हर दिन 15 से ऊपर ले रहा है, तो ये 10 साल के अंदर किसी भी फॉर्म का कैंसर बन सकता है। और इसमें बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। मुंह गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैंक्रियास की ग्रंथि का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, लिंग का कैंसर, ये सब कैंसर तंबाकू से संबंधित है। सर, आपने कहा सर अगर कोई 10 से 15 साल से अगर कोई इसका सेवन कर रहा है तो उसे कैंसर हो सकता है। सर, मतलब मैं जैसे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ सर, और मेरे गाँव में कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि बोलते हैं कि मैं तो भाई पिछले 40 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, पिछले 50 साल से बीड़ी पी रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब कैसे ये हो गया सर, सिर्फ 10 से 15 साल में कैंसर होने लगा है? हर किसी को, हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर किसी को कैंसर होता है। कुछ बॉडी में जेनेटिक चेंजेस होते हैं, डीएनए चेंजेस होते हैं। जब तंबाकू और गुटखा या फिर सुपारी की बात करें, उस डीएनए को डैमेज कर देता है, जो कि हर किसी में नहीं करता है, कुछ लोगों में वो डैमेज कर देता है, तो कैंसर बनता है। ये नहीं है कि हर किसी को तंबाकू से कैंसर होता है। आपने दूसरी बात कही कि कोई 40 साल से ले रहा है, तो 40 साल से ले रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ तंबाकू से कैंसर ही हो रहा है, तंबाकू से दूसरी बीमारी भी हो रही है। आप गाँव में जाएँ, हर किसी की छाती खराब है, हर किसी के फेफड़े खराब है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है। तंबाकू सिर्फ कैंसर ही नहीं, दूसरी बीमारियां भी कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि आप कहीं भी पूछें कि तंबाकू कैंसर सबसे लास्ट है, लेकिन पहली चीज हमारी किडनी, हमारे फेफड़ों को, हमारी आवाज को, हमारी हार्ट को, सबको डैमेज कर रहा है। सर देखिए, वैसे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सिगरेट पीना या फिर बीड़ी पीना या फिर तंबाकू लेना, ये ऑब्वियस सी बात है कि सर ये हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर किसी को बहुत बुरी लत लग गई है, उससे छूट ही नहीं रहा है, तो सर कितना, मतलब एक दिन में कितना सिगरेट अगर वो पी जाता है तो वो नॉर्मल माना जा सकता है? वो मतलब कितना तक इनहेल कर सकता है सर एक दिन में? हम अगर WHO गाइडलाइन को माने तो एक सिगरेट भी उतनी हानिकारक है, एक तंबाकू का पैकेट लेना भी उतना ही हानिकारक है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम एक सिगरेट ले रहे हैं या और ऐसी बहुत ही जनता कम होती है जो कि सिर्फ एक सिगरेट ले रही हो, क्योंकि एक बार ये आदत बनती है और ये जिंदगी भर के लिए आदत बन जाती है। तो हमारी तो यही एडवाइस है कि कोई सिगरेट लेना तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई उसके सामने बैठ कर भी अगर उसका धुएं का सेवन कर रहा है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। सर यही कारण है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि वहाँ के पॉल्यूशन, वहाँ के प्रदूषण के कारण वहाँ के लोगों की आयु जो है 10 साल वो कम हो जा रही है, जो कि वहाँ रहने के बराबर ही है कि आप एक दिन में 15 से 20 सिगरेट इनहेल कर रहे हो। खैर सर, अगला सवाल होगा कि कितने तरह के कैंसर होते हैं, एक तो ये, और इसी से जुड़ा एक और सवाल होगा कि आप इतने सारे डेली मरीज देखते हैं, हॉस्पिटल में भी देखते हैं, अपने क्लिनिक में भी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा मरीज किस कैंसर के होते हैं? मतलब सबसे ज्यादा मरीजों को कौन सा कैंसर है सर, ये जानना है। देखो, और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पुरुषों में मुंह गले का कैंसर है, जिसका पूरा का पूरा संबंध तंबाकू सेवन और सिगरेट स्मोकिंग से ही है। अगर वहीं महिलाओं की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर है स्तन कैंसर, और वो पूरे भारत में भी सबसे कॉमन ये दो ही कैंसर हैं जो कि परेशान कर रहे हैं। और दूसरा सबसे कैंसर है जो कि पुरुषों और महिलाओं में बराबर है, वो है फेफड़े का कैंसर। क्यों होता है सर? आपने सिर्फ 2 कैंसर को हाइलाइट किया है। एक किया है आपने जो पुरुषों में होता है वो गले और माउथ कैंसर, जो कि
ऑब्वियस बात है धूम्रपान और तंबाकू वगैरह के सेवन से होता है। और दूसरा आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर। आप सर दोनों के दो कोई लक्षण बता सकते हैं कि क्यों, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ उसे ये कैंसर हो गया है? देखो, मुंह में गले की कैंसर की बात करें तो इसके सबसे कॉमन लक्षण है मुंह में गले में छाला होना, या फिर मुंह में गले में कोई गांठ होना, या फिर गर्दन में गांठ होना, दांतों का ढीलापन होना, मुंह मुंह से खून आना, मुंह में दांतों में दर्द होना। ये मुंह में गले के सबसे कॉमन लक्षण है और ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जो ये काफ़ी टाइम से तंबाकू सेवन कर रहे हैं। स्तन कैंसर का संबंध हमारी स्मोकिंग या तंबाकू से नहीं है। उसके दूसरे कारण होते हैं, 8 से 10 कारण हैं, जैसे कि अल्ली माहवारी का आना, बाद में ख़त्म होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, या फिर मोटापा होना, या फिर कोई बाद में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं, उससे भी हो सकता है स्तन कैंसर। तो स्तन कैंसर के अलग कारण है, लेकिन लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, स्तन कैंसर का जो लक्षण है वो है दर्द रहित गांठ होना। और अधिकतर हमारे भारतवर्ष की महिलाएं जब तक गांठ में दर्द नहीं होता, छाती में दर्द नहीं होता, तब तक डॉक्टर को दिखाती नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और इस कैंसर में कभी दर्द नहीं होता, कैंसर को हमेशा दर्द से लिया जाता है। स्तन कैंसर अगर किसी को 40 साल से ऊपर की उम्र है और दर्द रहित गांठ है स्तन में, तो एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, ये कैंसर हो सकता है। सर अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो मतलब वो कैसे छोड़े सर? मतलब आपसे बस 1-2 टिप चाहूँगा अपने युवाओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं उसके लिए। जो कि कई लोग ऐसे होते हैं सर जिसको बहुत बुरी तरह लत लग जाती है। वो दिन में 10-10, 15-15 सिगरेट पी लेते हैं। तो वो कैसे सर इस चीज़ से खुद को निकाल सकता है? देखिए, इसके लिए कई आती चीज़ें हैं। सबसे बड़ा जो इसका तरीका है वो है लगन, यानी खुद में एक ऐसी सोच होना कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, और कोई इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तक आप मन में ऐसी सोच नहीं रखेंगे कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मेरे परिवार के लिए ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है, जब तक आप में ये पॉज़िटिव सोच, सकारात्मक सोच नहीं आएगी, तब तक आप तंबाकू को छोड़ नहीं पाएँगे। दूसरी चीज़, इसके लिए निकोटिन पैच आता है, निकोटिन गम्स आते हैं, जो कि थोड़े टाइम हम लेकर इस सेवन को छोड़ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी है सकारात्मक सोच, छोड़ने की इच्छा कि मैं तंबाकू छोड़ सकता हूँ। सर डायबिटीज, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जानना चाहूंगा सर। जैसे डायबिटीज है वो कहा जाता है कि बुजुर्गों में ज्यादा होता है, या फिर जो 30 से 35-40 साल की आयु को क्रॉस कर गया हो उसमें डायबिटीज के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। तो क्या कैंसर में भी ऐसा कुछ वो एज क्राइटेरिया है सर कि अगर आप इस एज से नीचे हैं तो आप भाई सेफ हैं, जैसे आपने इसे क्रॉस किया अब आपको कैंसर हो सकता है? क्या वो कोई एज लिमिट है क्या? कैंसर 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के आदमी किसी को भी हो सकता है। हालाँकि बच्चों के कैंसर अलग होते हैं, बुजुर्गों के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, महिलाओं के अलग होते हैं। तो किसी हम जाति, आयु भेद से कैंसर हम अलग नहीं कर सकते। किसी को भी कैंसर हो सकता है, लेकिन हर कैंसर के कारण, लक्षण और अलग-अलग तरीके हैं। बहुत ही कमाल की बात कही सर आपने कि जो 1 साल का बच्चा है या जो 1 महीने का बच्चा है उसे भी कैंसर हो सकता है। कितने स्टेज होते हैं सर कैंसर के? और किस स्टेज पर जाने के बाद लोगों को मतलब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि यार अब तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा? या फिर चौथे स्टेज का भी वो मतलब संभव है, इलाज संभव है? पहले तो कितने स्टेज होते हैं सर? देखो, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। दूसरी बात आपकी रही उम्मीद छोड़ना। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम चौथी स्टेज में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, पेशेंट की उम्मीद बाँध कर रखते हैं। क्यों? आज की डेट में इतनी हाई लेवल ऑफ इम्यूनोथेरेपी या हायर इलाज आ चुके हैं कि जैसे मुँह या गले कैंसर चौथी ए, चौथी बी स्टेज में भी इलाज संभव है। आज की डेट में हम ये नहीं बोलते कि उम्मीद छोड़ दो। अगर कोई मेरे पास फिट मरीज़ आ रहा है, इलाज सह सकता है, तो हमें चौथी स्टेज में भी इलाज करना चाहिए। कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखें। अगर आप सकारात्मक सोच से कैंसर का इलाज होंगे, तो आधी जंग तो आप उसी से ही जीत सकते हैं। तो आगे बढ़कर आपको जितनी अर्ली स्टेज में कैंसर का इलाज होता है, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आप चाहे पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में अगर कैंसर का इलाज कराएं, तो रिजल्ट है कि 90% चांस है कि आप नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। सर आप डेली इतने पेशेंट से मिलते हैं, क्या आपको सर कभी ऐसा कोई केस मिला है जिसमें कि आपको भी लगा होगा कि यार ये तो मतलब आउट ऑफ रेंज है, हम इसे ठीक ही नहीं कर पाएंगे, ये चौथे स्टेज के बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन वो भी आपने ठीक कर दिया हो? क्या ऐसा कोई केस है सर, या आपको कोई किस्सा याद हो तो? देखिए, ऐसे बहुत से केस हैं जिसको हमने चौथी स्टेज में भी ट्रीट किया है, और चौथी स्टेज में भी उसको कम से कम, अभी भी मेरे पास एक केस चल रहा है जो कि आंत के कैंसर का केस था और चौथी स्टेज में आए थे, हमारे यहाँ ही इलाज चल रहा है। आज उसको 3.5 साल हो गए चौथी स्टेज में आंत के कैंसर के साथ, और वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, जीवित है, एकदम अच्छे से इलाज कर रहा है। जिसको कई जगह पर हार मान ली थी उन्होंने की और मना कर दिया था कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन आज 3 साल से वो मेरे साथ हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा इलाज, सकारात्मक सोच और अच्छा इलाज, सिस्टमैटिक तरीके से इलाज आपको कैंसर में जीवन दे सकता है।
सर कैंसर जैसा कि एक स्वस्थ इंसान में भी जब जांच होती है तो पता चलता है यार इसे तो कैंसर है ना सर? तो क्या सर वो कोई स्पेसिफिक जांच है क्या? मतलब जो जांच सिर्फ कैंसर के लिए होता हो कि अगर आपने ये जांच करा लिया, अगर आप स्वस्थ हैं तो इसमें पता चल जाएगा, अगर आपको कैंसर हो तो भी इसमें पता चल जाएगा। क्या मतलब कैंसर के लिए कोई जांच है या फिर वो रैंडम पकड़ में आ जाती है? देखो आज की डेट में जैसे कि आप लोग रूटीन जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, हमारी भाषा में कैंसर उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग बोलते हैं आपके मेरे जैसे लोगों में समय समय पर नियमित रूप से जांच करवाना। कैंसर की जांच खून से नहीं होती है। हम किसी भी लैब में जाते हैं वो आपका फुल बॉडी चेकअप ब्लड टेस्ट कर देता है, लेकिन वो कैंसर की जांच नहीं करता। कैंसर जो प्रमुख कैंसर है भारत में, जैसे मुंह गले का कैंसर, लंग कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ग्रोथ प्रोस्टेट का कैंसर, इन जो जो प्रमुख कैंसर है उन सब के लिए ही आज की डेट में कैंसर स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जो कि अगर हम हर महिला या पुरुष को अंतराल में, जो कि फिक्स अंतराल होते हैं हर टेस्ट के, वो करवाते रहने चाहिए। स्तन कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, बच्चेदानी की मुंह के कैंसर के लिए पैप स्मीयर की जांच है, मुंह गले कैंसर के लिए मुंह गले की जांच है, फेफड़े कैंसर के लिए लो डोज सिटी स्कैन है, ग्रोथ कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट है, बड़ी आंत के कैंसर के लिए दूरबीन की जांच है। ये कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग या हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, पर वो खून जांच के माध्यम से नहीं है, दूसरे ये जो मैंने टेस्ट बताया इनके माध्यम से। तो हर मरीज को ये, हर मरीज नहीं कहूँगा मैं, हर नॉर्मल आदमी को, आपके और मेरे जैसे स्वस्थ मनुष्य को ये जांचें समय समय पर करवानी रहनी चाहिए। और जयपुर की बात करें तो ये हर जगह, राजस्थान में भी हर जगह ये जांचें उपलब्ध है। सर आपने इतने सारे कैंसर के नाम बताए कि इतने इतने तरह इस तरीके के कैंसर होते हैं। सबसे खतरनाक कौन सा कैंसर है सर? जो होने के बाद लगता है कि अब तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो ऐसा कोई भी कैंसर नहीं कि होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर जो खराब कैंसर, जैसे फेफड़े का कैंसर है, पेट के कैंसर हैं, अगर ये भी पहली दूसरी स्टेज में पकड़ में आ जाते हैं तो इनका भी इलाज संभव है। खतरनाक कैंसर से मतलब है कि अगर कोई कैंसर लेट स्टेज में आ रहा है, चौथी स्टेज में आ रहा है, तो उसका इलाज मुश्किल होता है और उसमें सर्वाइवल यानी 10-15% चांस ही बचते हैं मरीज के बचने के। हम उस केस में मरीज को उम्र बढ़ा सकते हैं लेकिन कैंसर को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन पहली दूसरी तीसरी स्टेज में हम किसी भी कैंसर को अच्छे इलाज के कारण खत्म कर सकते हैं। तो समय पर इलाज कराएं, समय पर जांचें कराएं, गलत चक्रों में नहीं पड़े, तो आप कैंसर की जंग को जीत सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा और इसी के साथ खत्म करना चाहेंगे कि खराश में खून आना, क्या सर ये अगर ऐसा किसी का हो रहा है तो क्या उसे कैंसर ही है या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं? जो कि कुछ लोगों का मानना है सर अगर खराश में खून हो रहा है तो भाई कैंसर हो गया होगा, क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, किसी भी कारण से खून आना, खराश में कुछ खून आना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गले में कुछ है, जिसके लिए जांच होनी चाहिए। जिसमें हम सबसे बढ़िया जांच करते हैं दूरबीन की जांच। एक जांच होती है जो कि सुन करके करी जाती है, नाक से दूरबीन डाल के उससे गले को देखते हैं और फेफड़े को देखते हैं कि कहीं ये गले का कैंसर या फेफड़े का कैंसर नहीं है। सिर्फ खून आना कैंसर का लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको चेकअप करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि वो कैंसर है या टीबी है या कोई इन्फेक्शन है। कई कारण हो सकते हैं खून आने के। हर बार खून को आने को कैंसर नहीं कहते हैं। सर आपसे एक सवाल और होगा कि रेड मीट में पहले तो किस किस मीट को शामिल किया जाता है और रेड मीट को खाने से कैंसर होता है ये पता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा मीट आता है सर ये पहले जानना है। रेड मीट यानी लाल मांस। लाल मांस आपको मालूम है, लाल मांस जो है वो कैंसर का, आंतों के कैंसर का आज की डेट में सबसे बड़ा कारण है। हम इसके लिए जो सबसे बड़ा कैंसर है वो है कोलोन और रेक्टम यानी बड़ी आंत का कैंसर और पेट का कैंसर। ये दो कैंसर हैं जो कि लाल मांस खाने से होते हैं। और ये मांस, क्या इसमें कारण क्या होता है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें कुछ टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं जो कि बड़ी आंत का कैंसर करते हैं। पहले ये कैंसर भारत में बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में, हमारे डेट में फाइबर की मात्रा इतनी कम हो चुकी है, हम फल सलाद सब्जी नहीं खाते बल्कि ये लाल मांस और पिज़्ज़ा बर्गर ये सब ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इसके कारण आंतों का कैंसर आज की डेट में बढ़ रहा है। तो हमें अपने डाइटरी हैबिट्स, एक अच्छी हैबिट अपनानी चाहिए जिसमें कि हम फल सलाद सब्जी और घर का खाना, रोटी सब्जी, इस पर ध्यान दें और एक नियमित वातावरण में रोज एक्सरसाइज करें, जैसे व्यायाम करें, अपने जीवन शैली को बदलें, तो हम इस कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं। सर मेरा सर सवाल दरअसल ये था आपने कि सर किन मतलब लाल मांस में किन किन जानवरों का मीट शामिल होता है या फिर किन पक्षियों का मीट शामिल होता है, ये मतलब लोग ये कंफ्यूज होते हैं सर। उन्हें लगता है कि क्या सिर्फ गाय के मांस को लाल मीट कहते हैं या फिर मुर्गे को मांस को भी लाल मीट कहते हैं, ये जानना था सर। जब बकरे का मांस होता है ना, लैम्ब मीट जिसको हम बोलते हैं, वो लाल मांस होता है। यानी कि आप नॉर्मल जो खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं या फिर नॉनवेज ले रहे हैं, उसको हम फिश ले रहे हैं या फिर पक्षियों का ले रहे हैं, ये लाल मांस में नहीं आता है। जो बकरे का मांस होता है वो लाल मांस होता है।